एयर कंडीशनर सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, कूलिंग नहीं कर रहा है सिस्टम अच्छे से। जितना कूलिंग, जैसे कुछ ऐसे एसी होते हैं, जैसे मानिए कि 3 साल पहले इंस्टॉल करवाया गया, पहले साल में अच्छे से कूलिंग किया उसी रूम में। मानिए 15 बाई 15 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, जो भी हो, 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, तो जो भी है उसी रूम में जब नया एसी इंस्टॉल हुआ है उस समय अच्छा सा कूलिंग कर रहा था, पूरे रूम में कूलिंग मेंटेन हो रहा था। लेकिन उसके दूसरे साल में, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वही एसी, वही रूम और वही रहने वाले लोग, कूलिंग नहीं कर रहा है सही से। आखिर ऐसा रीज़न क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? मानिए कि 1 साल में ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो भी जाता है 1 साल में। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल की बात है कि उसी रूम में पहले वही एसी अच्छा सा कूलिंग कर रहा था, पूरे रूम में कूलिंग मेंटेन हो रहा था। अब उसी रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। पहले उसी रूम में 22 पर रखने पर या फिर 16 पर रखने पर पूरा कूलिंग मेंटेन होने के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था ऑटोमेटिक। लेकिन उसी रूम में अब कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा है, यानी कि कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या रीज़न हो सकते हैं? हमारे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुझे इमेज भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज, मैं आपको एक एक करके इमेज भी दिखा रहा हूँ। इमेज देखिए और समझिए इसको। कुछ कॉइल में, इंडोर का जो कूलिंग कॉइल है ये विंडो एसी का है। विंडो एसी, स्प्लिट एसी सेम तरीका होता है। स्प्लिट एसी का अगर बात की जाए तो कूलिंग कॉइल इस तरह से होता है, और विंडो एसी का जो है ना वो आयताकार में होता है, चौकोन में होता है, लेकिन काम करने का तरीका सेम होता है। ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मानिए कि कुछ कॉइल्स में, जैसे कि मानिए यू बैंड है ना, आप यू बैंड देख रहे हैं, उसी यू बैंड में, आधे यू बैंड में ऊपर की साइड में मॉइस्चर आ रहा है, पानी की बूंदें आ रहा है, और नीचे की साइड में पानी की बूंदें नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? ये देखने पर ही पता चल जाता है कि इसका रीज़न क्या है। अगर टेक्नीशियन है तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि इसका रीज़न क्या है और क्या करना चाहिए अब इसमें। और अगर ऐसा होता है तो पहचान में आ जाता है। यही मैं इससे पहले कई वीडियो बना रखा हूँ कि आप एसी को देख करके पहचान सकते हैं कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे काफ़ी आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल, जैसे कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना, वर्ल्ड वाइड कितना कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हैं www.webjankari.in। जैसा कि फ्लैश हो रहा है आप डिस्प्ले में, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे PDF फाइल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, कंप्लीट वहाँ पर मैं दे रखा हूँ। और कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग, सक्शन और डिस्चार्ज, और कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज कैसे किया जाता है, ये काफ़ी सारे वहाँ पर आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर के एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कि आप इसमें देखिए, कूलिंग कॉइल में अगर आधे पे मॉइस्चर आ रहा है, आधे पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि रेफ्रिजरेंट रन नहीं कर रहा है। अब रेफ्रिजरेंट रन नहीं करेगा, पूरे कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक आता है। ये एक तरफ से इन होता है और दूसरी तरफ से आउट हो जाता है रेफ्रिजरेंट, पूरा कूलिंग कॉइल में कूलिंग करके आउट हो जाता है रेफ्रिजरेंट। तो पूरा कूलिंग कॉइल में रन तो कर रहा है, रन नहीं करेगा तो फिर चलेगा ही नहीं, सिस्टम कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट के बारे में, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, कंप्लीट पूरा प्रोसेस, मैं वीडियो लगभग 25 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कंप्लीटली आप सीख जाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है पूरे सिस्टम में। चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर हो, या फिर डक्टेबल टाइप एयर कंडीशनर हो, सारे सिस्टम का प्रोसेस एक होता है। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रोसेस है रन करने का एक होता है, कोई भी सिस्टम हो। तो आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि उसमें या तो हो सकता है कि चोकिंग है,
अब चोकिंग कहाँ पे है? चोकिंग कूलिंग कॉइल में हो सकता है। अब देखिए कूलिंग कॉइल में अगर चोकिंग होगा तो कौन सा चोकिंग होगा, इसको भी समझ लीजिए। अगर कूलिंग कॉइल में चोकिंग है तो कोई वहाँ पर डस्ट नहीं जमेगा, वहाँ पर कोई भी, वहाँ पर जैसे फिल्टर होता है ना, फिल्टर फिल्टर और कैपिलरी, वहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, उस तरह से कूलिंग कॉइल में कचरा जमा नहीं होता है। कूलिंग कॉइल में जो चोकिंग होता है ऑयल चोकिंग होता है। ध्यान से समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी कूलिंग कॉइल में चोकिंग होगा तो या तो कंडेंसर में चोकिंग होगा तो वो ऑयल चोकिंग होगा, यानी कि ऑयल जा करके उसमें फंस जाता है, ऑयल के साथ थोड़ा कचरा भी होता है, मतलब वो कचरा नहीं, धूल मिट्टी वो वाला कचरा नहीं, उसके साथ में थोड़े जैसे जम जाता है वहाँ पर जा करके, वो जैसे कीचड़ होता है उसी तरह से जो वहाँ पर जाकर के कूलिंग कॉइल में बन जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो बहाव है वो रन नहीं कर पाता है अच्छे से। रेफ्रिजरेंट आउटडोर से इंडोर, इंडोर से आउटडोर, यानी कि कंडेंसर से कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल से कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट नहीं जा पाता है अच्छे से। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट अच्छे से पहुँच रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर मॉइस्चर बन रहा है, पानी की बूंदें, तो वहाँ पर पानी की बूंदें बनता है। और जहाँ पर रेफ्रिजरेंट का रनिंग नहीं हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का बहाव वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं बनता है। यही पहचान का एक तरीका होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको भी समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका जो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली आप परफेक्ट अगर प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपको वही ऑप्शन अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आप कैपिलरी और फिल्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिलरी और फिल्टर आपको निकाल देना है, कंडेंसर को अलग और कूलिंग कॉइल को अलग, एक एक करके आपको फ्लश करना है नाइट्रोजन से या फिर रेफ्रिजरेंट से। R410 का यूज करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि R410 का अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लश करने के लिए। तो उसे अच्छे से फ्लश करना है, कब तक, जब तक कि उसमें से ऑयल पूरा कंप्लीटली बाहर न निकल जाए, और जिस तरह से प्रेशर इनपुट कर रहे हैं उसी तरह से आउटपुट से निकलना चाहिए प्रेशर। तो अगर उसमें से एक भी बूंद ऑयल नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, सिर्फ एयर अच्छे से निकल रहा है, तो समझ जाइए कि क्लीन हो चुका है। उसी तरह से कंडेंसर भी क्लीन करना है और कैपिलरी और फिल्टर निकाल करके फेंक देना है। उसी टाइम पे कंप्रेसर का पंपिंग भी आपको चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर का पंपिंग अगर लो है, कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट पूरा रहेगा, एम्पियर थोड़ा कम लेगा। समझने वाले समझ जाएंगे कि एम्पियर थोड़ा कम ले रहा है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए किस तरह से ये होता है। तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट पूरा कैपिलरी और फिल्टर निकाल देना है, कंप्रेसर का पंपिंग चेक करना है, पंपिंग सही है तो वही कंप्रेसर आपको लगा देना है, और फ्लश करने के बाद, वैक्यूम करने के बाद आप सिस्टम को फिर से नए सिरे से गैस चार्जिंग करते हैं, तो वही सिस्टम जो पहले नया इंस्टॉल हुआ था उसी तरह से चल रहा था, उसी तरह से कूलिंग करने लगेगा फिर से, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि कैपिलरी और फिल्टर चेंज करने के बाद फिर से उसमें गैस चार्जिंग करें तो अच्छे से सिस्टम चलने लगेगा वैक्यूम करके। तो छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी फॉल्ट होता है, मैं उसे इतनी बारीकी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।